-7 अध्याय 1065 बिल्कुल बेकार। तियानडोंग दिव्य मुट्ठी के साथ सीधे बाहर आकर वह स्ली टाइगर को नष्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तियानडोंग योद्धाओं से परिचित लोग तुरंत उत्साहित हो गए। पिछले आयोजन में शीर्ष 10 में जगह बनाने वाले पालतू जानवर के रूप में तियानडोंग वॉरियर काफी प्रसिद्ध था। तियानडोंग दिव्य मुट्ठी की मारक क्षमता भले ही अपनी श्रेणी में सबसे मजबूत न हो, लेकिन इसकी विनाशकारी शक्ति निश्चित रूप से शीर्ष स्तर की है। तियानडोंग दिव्य मुट्ठी को वास्तव में प्रसिद्ध बनाने वाला इसका ट्रैकिंग प्रभाव था, जब इसे तियानडोंग योद्धा के एबरेंट गुण के साथ संयोजन में प्रयोग किया गया। एक बार मुट्ठी बांधने के बाद वह तब तक पीछे नहीं हटती जब तक वह अपने लक्ष्य पर न लग जाए। मूलतः एक बार जब तियानडोंग दिव्य मुट्ठी तैनात हो जाती है तो प्रतिद्वंद्वी केवल आमने सामने टकराव का ही विकल्प चुन सकता है। अन्यथा एक के बाद एक वार से मुट्ठी की शक्ति अंतहीन हो जाती है और जल्द ही प्रतिरोध करने का भी कोई मौका नहीं बचता। तियानडोंग दिव्य मुट्ठी के खिलाफ लड़ने के लिए आपको पहले ही मौके से उसे उड़ा देना होगा। फिर भी हमेशा की तरह व्हाइट क्यूब तियानडोंग योद्धा के साथ सीधे टकराव के बिना भाग गया। ये दृश्य देखकर जो लोग अभी भी इस मैच को लेकर उत्साहित थे, उन्हें लगा कि यह कुछ हद तक अरुचिकर हो गया है। तियानडोंग योद्धा तियानडोंग दिव्य मुट्ठी से शुरू करता है और सफेद बाघ बच निकलने का चुनाव करता है। परिणाम तय है। परिणाम क्या होगा ये जानने के लिए देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिरकार जानवर तो जानवर ही होते हैं और अगर उनमें थोड़ी बुद्धि भी होती है तो वह सीमित होती है। वे इन उच्च बुद्धि वाले मानव जैसे पालतू जानवरों की तुलना में बहुत कमतर होते हैं। यदि वे पहले मौके को रोक नहीं पाते तो आगे कोई मौका नहीं मिलेगा। थोड़े से लाभ के लिए समझौता करना उचित नहीं है। सभी ने सोचा कि श्वेत क्यूई का अंत हो गया है और वास्तव में स्थिति वैसी ही घटित हुई जैसा उन्होंने सोचा था। व्हाइट क्यू ने कुछ मुकों से खुद को बचाया, लेकिन फिस्ट पावर पूरे क्षेत्र में बाढ़ की तरह फैल गई, जिससे व्हाइट क्यू को बचने के लिए कोई जगह नहीं मिली। केवल 2 या 3 सेकंड में तियानडोंग योद्धा ने कहा कि वह 3 सेकंड के भीतर श्वेत क्यूई को निपटा देगा। यह कोई खोखला दावा नहीं था, उसकी क्षमता वास्तव में आश्चर्यजनक थी। लिन शेन ने भी आश्चर्य से देखा। ये तियानडोंग दिव्य मुट्ठी वास्तव में उसकी अपनी सफिंग मुट्ठी से कुछ समानताएं रखती थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि तियानडोंग दिव्य मुट्ठी में निरंतर नियंत्रण का अभाव है, इसलिए ऐसी गति पैदा करना कठिन है जहां प्रत्येक नई लहर पिछली लहर को बढ़ावा दे। फिर भी इसकी आभा पहले से ही काफी डरावनी है। ज्वारीय मुट्ठी शक्ति ने लगातार श्वेत क्यूई का पीछा किया, इसे पूरा निगलने का दृढ़ संकल्प किया। लिन शेन ये देखकर पहले से ही व्हाइट क्यूई को वापस बुलाने के लिए हार मानने पर विचार कर रहा था। श्वेत क्यूई मजबूत है, लेकिन उसने पहल खो दी है और इस तरह की लड़ाई आसानी से परेशानी का कारण बन सकती है। आखिरकार यह अभी कुछ महीने पहले ही पैदा हुआ था और अभी भी एक छोटा बच्चा था। लिन शेन का अभी इसे इस तरह के क्रूर युद्ध में उजागर करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन अगले ही पल लिन शेन रुक गया। उसने हार स्वीकार करने का फैसला रोक दिया। श्वेत क्यूई की गति अचानक ही भयावह स्तर तक बढ़ गई। वह बलपूर्वक तंग स्थानों में खुलने वाले रास्ते ढूंढने लगी तथा मुट्ठी शक्ति का पीछा करने से बच निकली। इसका शरीर ऐसे हिल रहा था मानो हवा की सीटी के साथ चल रहा हो, जिससे श्वेत क्यूई का वेग और भी अधिक बढ़ गया, इस हद तक कि सुनामी जैसी मुट्ठी शक्ति भी उसका साथ नहीं दे सकी। ये गति बहुत तेज है। क्या ये पहले ही निचले स्तर की सीमा को तोड़ चुकी है? तो इसका असामान्य गुण गति से संबंधित है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतनी अच्छी तरह से चल सकता है। ये शर्म की बात है, चाहे ये कितनी भी तेज क्यों न हो, ये बेकार है। अगर यह बाहर होता तो तियानडोंग दिव्य मुट्ठी से बचकर भागने का मौका मिल सकता था। लेकिन यह अखाड़े के अंदर है, जहां तियानडोंग दिव्य मुट्ठी की मुट्ठी शक्ति जल्द ही पूरी जगह को भर देगी। उस समय चाहे ये कितनी भी तेज क्यों न हो, चकमा देने के लिए कोई जगह नहीं होने पर यह सब व्यर्थ है। मुझे कहना होगा, जो पालतू जानवर शीर्ष 10 में आते हैं उनमें कुछ खास होता है, लेकिन व्हाइट क्यूई बर्बाद हो गया है। यद्यपि तियानडोंग योद्धा 3 सेकंड के भीतर श्वेत क्यूई को पराजित नहीं कर सका, परंतु उसकी मुट्ठी शक्ति मजबूत होती जा रही थी और जैसा कि सभी को उम्मीद थी, भयानक मुट्ठी शक्ति को पूरे क्षेत्र को समुद्र की तरह बाढ़ में डुबोने में ज्यादा समय नहीं लगा, जिससे श्वेत क्यूई को छिपने के लिए कोई जगह नहीं बची। श्वेत क्यू को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह मुट्ठी की ताकत से भयभीत था और उन्माद में तेजी से भागने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक हताश आवारा कुत्ता अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हो। जैसे जैसे भयानक मुट्ठी की शक्ति करीब आती गई, श्वेत क्यूई के लिए छोड़ी गई जगह लगभग समाप्त हो गई,
जिससे एक कुत्ते को एक मृत गली में फंसने का एहसास हुआ। हालांकि लिन शेन ने हार मानने में जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि व्हाइट क्यूई की गति को देखकर उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। वाइन, लिस्टफुल, वेल्थर और क्यूई के 4 भाइयों में से व्हाइट क्यूई हालांकि सबसे छोटा और सबसे डरपोक था, लेकिन उसकी रक्षात्मक क्षमताएं कम नहीं थीं। जब चारों भाई पहले खेलते और झगड़ते थे, तो अन्य 3 छोटे सफेद बाघ सामान्य लगते थे, लेकिन सफेद क्यूई के शरीर से अक्सर एक अजीब सफेद रोशनी निकलती थी, जिससे उसका शरीर विशेष रूप से सख्त हो जाता था। ऐसा इसलिए नहीं था कि वाइन और अन्य लोग बहुत कठोर थे, जिससे क्यूई के गुण प्रकट हो गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि क्यूई बहुत डरपोक थी और दर्द से डरती थी, इसलिए वह आसानी से डरकर अपने गुण प्रकट कर देती थी। प्रारंभ में लिन शेन ने यह मान लिया था कि सफेद प्रकाश एक रक्षात्मक क्षमता है, जो कि सफेद क्यूई का विकृत गुण है। लेकिन अब इसकी गति को देखकर यह स्पष्ट हो गया कि यह वही बात नहीं थी। क्या यह हो सकता है कि क्यूई इस छोटे लड़के में दोहरे गुण है? लिन शेन ने मन ही मन सोचा। वह थोड़ी देर और निरीक्षण करना चाहता था। क्यूई जैसे स्वभाव के साथ जब तक उसे हताशा की स्थिति में नहीं धकेला जाता, तब तक उसकी असली ताकत का पता नहीं चल पाता। चूंकि इसकी गति पहले से ही बहुत प्रभावशाली है, इसलिए इसकी रक्षात्मक विशेषता भी बहुत खराब नहीं होनी चाहिए। भले ही ये तियानडोंग योद्धा के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है, लेकिन इसे कुछ मुक्कों से नहीं मारा जा सकता है। लिन शेन की उंगलियां हार मानने के बटन पर थीं, और वे एक क्षण की सूचना पर हार मानने के लिए तैयार थे। श्वेत क्यू को कोई रास्ता न होने के कारण कोने में फंसा दिया गया था, और उस बाघ के चेहरे पर भय और घबराहट के लगभग मानव जैसे भाव दिखाई दे रहे थे। जैसे ही भयानक मुट्ठी शक्ति ने एक विशाल लहर की तरह हमला किया, श्वेत क्यूई इतना डर गया कि वह अवरोध या प्रतिकार करना भूल गया, और लहर आकाश मुट्ठी शक्ति ने सीधे उस पर हमला किया। ये खत्म हो गया। किसी ने दिल में आह भरी। जो लड़ाई रोमांचक होने की उम्मीद थी, वह एक तमाशा से अधिक कुछ नहीं निकली। शुरू से अंत तक ये बस एक पीछा था, जैसे बच्चे घर खेल रहे हों। धमाका! एक भयानक विस्फोट हुआ, जिससे ऊर्जा कवच भी हिल गया। अथक मुट्ठी की शक्ति निरंतर तरंगों की तरह बिना रुके श्वेत क्यूई का पीछा करती रही और उस पर बमबारी करती रही, जिससे एक विस्फोटक श्रृंखला प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक सरल। जी फेग्युन ने राहत की सांस ली। उसे महसूस हुआ कि वह पहले बहुत चिंतित था। तियानडोंग योद्धा बहुत शक्तिशाली था, वह इतनी आसानी से कैसे हार सकता था? लगभग सभी अन्य लोगों का भी यही मानना था कि श्वेत क्यूई निश्चित रूप से हार गया है, और संभवतः उसे हार मानने का मौका दिए बिना ही उड़ा दिया गया होगा। तियानडोंग योद्धा को ऐसा लगा कि श्वेत क्यूई को पहले ही मार दिया गया होगा, और उसने तियानडोंग दिव्य मुट्ठी से प्रहार करना बंद कर दिया। जैसे ही धूल धीरे धीरे छंटने लगी, सभी लोग ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि सफेद रोशनी में नहाया हुआ एक व्यक्ति धूल के बीच से धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। ये सुरक्षित है। सफेद रोशनी से उभरी आकृति को पहचान कर किसी ने आश्चर्य से कहा। इतने भयानक प्रहारों को सहने के बाद श्वेत क्यूई पूरी तरह से ठीक लग रही थी। उसके फर से सफेद चमक निकल रही थी, मानो वह पवित्र प्रकाश में नहाया हुआ हो। मारे जाने की बात तो दूर, उसके शरीर का एक भी बाल नहीं गिरा था। कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। एक तियानडोंग योद्धा जिसने पिछली प्रतियोगिता में शीर्ष 10 में जगह बनाई थी, इतना भयंकर आक्रमण और फिर भी व्हाइट क्यू को घायल करने में असमर्थ। तियानडोंग योद्धा को भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अचानक श्वेत क्यूई पर एक और मुक्का मारा। इस बार सभी ने स्पष्ट रूप से देखा। भयानक तियानडोंग दिव्य मुट्ठी ने श्वेत क्यूई पर प्रहार किया, लेकिन ये केवल एक हल्की हवा की तरह गुजर गया, जिससे श्वेत क्यूई का फर थोड़ा हिल गया, लेकिन अन्यथा ये पूरी तरह से अप्रभावी था। अटूट रक्षा। हर कोई हैरान था, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। हालांकि तियानडोंग दिव्य मुट्ठी एक शीर्ष स्तरीय विनाशकारी कौशल नहीं थी, फिर भी इसे प्रथम श्रेणी का माना जाता था। यह देखना वाकई आश्चर्यजनक था कि यह उसी रैंक के पालतू जानवर की रक्षा को भी भेदने में विफल रही। यदि प्रतिद्वंद्वी जुआनवु वंश का कोई पालतू जानवर हो जिसमें स्वाभाविक रूप से रक्षात्मक गुण हो, तो ये समझ में आता है। लेकिन ये श्वेत क्यू स्पष्ट रूप से एक गति प्रकार का पालतू जानवर था। इसकी रक्षा इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? रक्षा में तेज और मजबूत, ये किस तरह का अमर पालतू जानवर था? तियानडोंग योद्धा अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने तियानडोंग दिव्य मुट्ठी का इस्तेमाल जारी रखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुट्ठी के हमले का सामना करते हुए व्हाइट क्यूई लगातार तियानडोंग योद्धा की ओर बढ़ता रहा। श्वेत क्यूई ने अब अपने डर पर काबू पा लिया था और अब वह डरपोक नहीं थी।
कुछ कदम चलने के बाद वह अचानक भयानक गति से फट पड़ा, एक पल में भूसे की लहर को चीरता हुआ एक सफेद दुष्ट भूत की तरह तियानडोंग योद्धा पर झपट पड़ा। तियानडोंग योद्धा भी तेज था और उसके पास अच्छे कौशल थे, लेकिन ऐसी भयानक गति के नीचे चकमा देने में असमर्थ, वह केवल अपनी मुट्ठी से ही बलपूर्वक मुकाबला कर सकता था। जिस क्षण उनकी मुट्ठियां और पंजे आपस में टकराए, तियानडोंग योद्धा के हाथ और उसकी भुजाएं कट गईं। व्हाइट क्यू के तीखे पंजे लगातार तियानडोंग योद्धा की छाती की ओर बढ़ते रहे। यदि यह पंजा जमीन पर उतर जाता तो तियानडोंग योद्धा का शरीर तुरंत बिखर जाता। ठीक समय पर तियानडोंग योद्धा का शरीर अचानक गायब हो गया, क्योंकि उसके स्वामी जी फेग्युन ने हार मान ली थी। हे भगवान, क्या ये धूर्त बाघ वास्तव में इतना खूंखार है? उच्च रक्षा, उच्च गति, उच्च आक्रमण, क्या स्ली टाइगर सर्वथा परिपूर्ण नहीं है? ऐसी क्षमताओं के साथ क्यों छिपना है? बस ऊपर जाओ और एक पंजे से मार डालो। इस लड़ाई ने व्हाइट क्यू को प्रसिद्धि दिलाई तथा एक अज्ञात पालतू जानवर को चैंपियनशिप के लिए प्रबल दावेदार बना दिया। यद्यपि लिन शेन ने इसे श्वेत क्यूई के रूप में पंजीकृत किया था, लेकिन अधिकांश लोग इसे धूर्त बाघ कहते थे और इसलिए श्वेत क्यूई नाम का प्रयोग शायद ही कभी किया जाता था। तू शियावदाओ अब श्वेत क्यूई को और भी अधिक चाहता था और महिला स्टार दिव्य अधिकारी ने इनाम को बढ़ाना जारी रखा, जो 5 मिलियन तक बढ़ गया, यहाँ तक कि केवल व्यवहार्य जानकारी भी 1 लाख महान शून्य सिक्कों के बराबर थी, जो निस्संदेह एक भव्य राशि थी। व्हाइट क्यू पर ध्यान देने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई और आगामी मैचों के टिकट लगभग हमेशा बिक जाते थे। श्वेत क्यूई की युद्ध शैली वही रही, शुरू में इसका ध्यान भागने पर था, तथा जब उसे एहसास हुआ कि प्रतिद्वंद्वी उतना प्रभावशाली नहीं है, तो उसने जवाबी हमला किया। लड़ाई की यह शैली धीरे धीरे लोकप्रिय हो गई। जब लोग चीजों को पक्षपातपूर्ण नजरिए से देखने लगते हैं, तो वे अलग अलग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पहले दर्शकों को लगा कि व्हाइट क्यू धूर्त है, लेकिन ये जानते हुए कि व्हाइट क्यू पूर्ण शक्ति होने के बावजूद हमला करने की पहल नहीं कर रही है, जनता की राय की हवाएं बेवजह बदलने लगी। क्या चालाक बाघ! ये स्पष्ट रूप से एक सज्जन बाघ है, जो कार्रवाई करने से पहले विरोधियों को दिखावा करने देता है। अन्यथा अगर मेरा बाघ तुरंत हमला करता तो प्रतिद्वंद्वी को प्रदर्शन करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। शान, ऐसी शान जो बल प्रयोग करने से पहले शिष्टाचार का पालन करती है। मेरा बाघ बहुत ही प्यारा और शिष्ट है। व्हाइट क्यू अब इतना प्रसिद्ध हो गया है कि यह हास्यास्पद है, और कौन जाने कि उसके कितने उपनाम हैं, जैसे जेंटलमैन टाइगर, एलिगेंट टाइगर, पोलाइट टाइगर और इसी तरह के अन्य उपनाम। अधिकाधिक लोग इस प्रकार के पालतू जानवरों को पसंद कर रहे हैं। सभी पूछ रहे हैं कि वे इस प्रकार की विकृत प्रजाति को कहां पकड़ सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से किसी को पता नहीं है। व्हाइट क्यूई की जीत का सिलसिला जारी रहने के साथ ही उसकी प्रसिद्धि और भी बढ़ रही है। जब उसने 11वें राउंड में पिछले चैंपियन के पालतू 7 पंजे वाले दिव्य पक्षी का सामना किया, तो व्हाइट क्यूई ने एक बार फिर दिव्य प्रकाश में विस्फोट किया, पक्षी के हमले का विरोध किया और उसे आसमान से गिरा दिया। उसने बिना ज्यादा प्रयास के लड़ाई जीत ली। उस समय श्वेत क्यूई निर्विवाद रूप से चैंपियन बनने की प्रबल दावेदार बन गई थी। लगभग सभी को विश्वास था कि श्वेत क्यूई ही निश्चित रूप से ताज जीतेगी, और इसमें कोई संदेह नहीं रह गया था। कुछ लोगों ने तो व्हाइट क्यू को निचले दर्जे का नंबर 1 दिव्य पालतू जानवर भी कहना शुरू कर दिया है, और कई लोग यह अनुमान लगा रहे हैं कि क्या व्हाइट क्यू 4 सर्वश्रेष्ठ प्राणियों में से एक व्हाइट टाइगर हो सकता है। किंग लुंजी और लॉन्ग शियोजी के चेहरे पर बहुत ही अजीब भाव थे। वे उस ग्रह पर शिकार कर रहे थे जिसे उन्होंने लिन शेन के साथ मिलकर जीता था। लिन शेन के साथ 4 भाई वाइन, लस्ट, वेल्थ और क्यूई थे, जबकि किंग लुनजी और लॉन्ग जियोजी ने स्वाभाविक रूप से व्हाइट क्यूई को पहचान लिया। अब उनके विचार थे, बाहर के लोग व्हाइट क्यूई को निचले रैंक का नंबर 1 दिव्य पालतू जानवर कह रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि तियान के साथ उसके जैसे ही 3 पालतू जानवर हैं, और इस समूह में व्हाइट क्यूई केवल चौथे स्थान पर है। लिन शेन को अब एहसास हुआ कि ये 4 सफेद बाघ उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं और एक दुर्जय लड़ाकू बल हैं, इसलिए उसने उन्हें मजदूरों के रूप में बाहर निकाला है। यद्यपि चारों जानवर आकार में बड़े हो गए थे, फिर भी लिन शेन को लगा कि वे छोटे दूध वाले बाघों की तरह दिखते हैं, इसलिए उसने उन्हें पहले लड़ाई में शामिल नहीं होने दिया था। अब उनकी क्रूरता को जानते हुए वह किसी भी हालत में उन्हें घर पर मुफ्त में रहने नहीं देंगे, उन्हें अपना गुजारा करने के लिए काम करना होगा। चारों ओर खुशी खुशी शिकार करते 4 सफेद बाघों को देखकर लिन शेन को गहरी जिज्ञासा हुई। उसने इस छोटे लड़के के माता पिता को भी देखा था। हालांकि उनकी युद्ध क्षमताएं कमजोर नहीं थीं,
लेकिन वे वाइन, लस्ट, वेल्थर और क्यूई जितने मजबूत नहीं लगते थे। अन्यथा डैंग अडोइन व्हाइट टाइगर्स को नीची नज़र से नहीं देखता। क्या ये हो सकता है कि वाइन और अन्य लोग आनुवंशिक उत्परिवर्तन से गुजरे हैं? लिन शेन समझ नहीं पा रहा था कि वे इतने शक्तिशाली कैसे हो गए। यह क्षेत्र निचले स्तर के जीवों से भरा हुआ था, इसलिए लिन शेन को इस बात की चिंता नहीं थी कि उन्हें कोई परेशानी होगी। उसने उन्हें अपने आप शिकार करने दिया और कुछ ही समय में वाइन और अन्य लोग कई एबरेंट सोर्स वापस ले आए। लिन शेन ने जांच की और पाया कि उनमें से एक म्यूटेशन क्वालिटी का भी था। तियान, इन 4 दिव्य पालतू जानवरों के साथ जब तक आप अपने पत्ते सही तरीके से खेलते हैं, आप पालतू प्रतियोगिता पर एकाधिकार कर सकते हैं और कम से कम कुछ दशकों के लिए चैंपियन बन सकते हैं, और आपको फिर कभी संसाधनों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, लॉन्ग जियोजी ने टिप्पणी की। किंग लुनजी ने सहमति जताते हुए कहा, सबसे पहले आप एक को ऊपरी रैंक तक बढ़ा सकते हैं, फिर दूसरे को मध्य स्तर तक, जिससे तीनों रैंकों की चैंपियनशिप पर एकाधिकार हो जाएगा। लोअर टियर पर चैंपियनशिप जीतना आसान है, ज्यादातर शक्तिशाली पालतू जानवर लोअर टियर में ज्यादा समय तक नहीं टिकेंगे। मिडिल और अपर रैंक चैंपियनशिप जीतना इतना आसान नहीं होगा, लिन शेन ने टिप्पणी की। भले ही वे चैंपियन न भी बने, इन व्हाइट टाइगर्स की क्षमता को देखते हुए शीर्ष 10 में जगह बनाना मुश्किल नहीं होना चाहिए, और यह अकेले ही पर्याप्त मात्रा में संसाधन है। इसके अलावा लोअर टियर की चैंपियनशिप तो दी ही जाती है, और एबरेंट पिल्स बेहतरीन संसाधन है। उनके साथ वाइन को बढ़ावा देना मिडिल और अपर रैंक चैंपियनशिप के लिए होल्ड करना असंभव नहीं है, किंग लुनजी ने कहा। वे सभी जानते थे कि वाइन चारों सफेद बाघों में सबसे खूंखार था, अन्य तीनों से लगभग 2 गुना बड़ा और बेल जितना मजबूत था। हम भविष्य में इस बारे में देखेंगे, लिन शेन ने सोचा, ये सोचते हुए कि क्या ये संभव है कि ये 4 लोग 4 परम प्राणियों की रक्त रेखा के वंशज हो सकते हैं। बातचीत करते समय लिन शेन को लियू सिमिंग से एक संदेश मिला, जिसमें उसे तुरंत एजियोर स्काई रियल में लौटने के लिए कहा गया था। सिमिंग इस समय खराब मूड में है, क्योंकि वो किंग हाल ही में कई बार तियान के बारे में पूछताछ कर रहा है, और स्पष्ट रूप से तियान को जाने देने का उसका कोई इरादा नहीं है। उसने कई बार, अनजाने में या जानबूझकर, संकेत दिया था कि तियान को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और समस्या ये थी कि शी युकिंग, लेकिन वो किंग अनिर्णीत था, केवल उसे तियान की निगरानी जारी रखने के लिए कह रहा था। इसलिए लियू सिमिंग अभी भी लिन शेन पर नजर रख रहे हैं। लिन शेन को अपेक्षाकृत महत्वहीन स्थान देना भी एक रणनीतिक निर्णय था। हालांकि लियू सिमिंग लिन शेन के प्रदर्शन पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, उन्होंने कोई समस्या नहीं दिखाई है। इसके अलावा वो प्रतिस्पर्धा या लड़ाई नहीं करता है, जो भी कहा जाता है वह करता है, और अनावश्यक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। इतने उपयोगी व्यक्ति के होते हुए भी उसे पूरी तरह से रोजगार न दे पाना लियू सिमिंग के लिए काफी निराशाजनक है, क्योंकि हाल ही में उनके पास जनशक्ति की कमी हो गई है। एजियोर स्काई रियल्म को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अपने संचालन को बनाए रखने के लिए लियू सिमिंग को स्थिति को स्थिर करने के लिए खुद ही पर्याप्त मात्रा में संसाधनों का योगदान करना पड़ा। हाल ही में लियू सिमिंग इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कैसे जल्दी से पैसा वापस कमाया जाए, अन्यथा जल्द ही या बाद में एजियोर स्काई रियल्म बर्बाद हो जाएगा। प्रभु, लिन शेन ने प्रवेश किया और लियू सिमिंग का अभिवादन किया। आह तियान, आओ आओ, इसे आजमाओ, कुछ ऐसा जो मैंने अभी अभी लिया है। यह अच्छी चीज है। लियू सिमिंग मुस्कुराए और लिन शेन को बैठने के लिए इशारा किया, किसी अज्ञात तरल की एक बोतल निकाली और लिन शेन के लिए एक कप डाला। लिन शेन ने यह नहीं पूछा कि यह क्या है और सीधे एक घूंट पी लिया। लियू सिमिंग ये देखकर और भी खुश हुआ, जिसका मतलब था कि लिन शेन उस पर बहुत भरोसा करता था और उसे अपने में से एक मानता था। स्वाभाविक रूप से लिन शेन लियू सिमिंग पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन उसके पास विकास सिद्धांत था, जहर और इस तरह की चीजें उसके खिलाफ बेकार थीं। वास्तव में अच्छी चीज है, ये वास्तव में शक्ति गुण को बढ़ा सकती है। प्रभु, यह क्या है? लिन शेन ने अपने शरीर में एक अजीब ऊर्जा फैलती हुई महसूस की। आश्चर्यजनक रूप से इसने उसकी शक्ति गुण को एक बिंदु तक बढ़ा दिया था। ये किंग्युआन तरल है, जिसे किंग्युआन घास नामक एक उत्परिवर्तित पौधे से निकाला गया है। किंग्युआन घास की खेती केवल केंद्रीय स्वर्ग तारा क्षेत्र के भीतर एक तारा प्रणाली में की जा सकती है, और उपज बहुत अधिक नहीं है, इसलिए ये काफी दुर्लभ वस्तु है, लियू सिमिंग ने लिन शेन के लिए एक और कप डालते हुए समझाया। इतनी मूल्यवान चीज, लिन शेन ने कहना शुरू किया, लेकिन लियू सिमिंग ने उसे बीच में ही रोक दिया। आह तियान, मैंने सुना है कि आप सेंट्रल हेवन स्टार क्षेत्र के डैंग परिवार से हैं, है ना?
लियू सिमिंग ने कहा। हाँ, लिन शेन की पहचान डैंग कून द्वारा तय की गई थी, स्वाभाविक रूप से डैंग परिवार के तहत पंजीकृत थी। बाहरी लोगों के लिए वह डैंग परिवार से था। लियू सिमिंग ये सुनकर मुस्कुराए, मैंने शेन परिवार के साथ आपके विवाह गठबंधन के बारे में भी सुना है। शेन किंगक्सू काफी खूबसूरत है, आप काफी भाग्यशाली हैं। लिन शेन अचंभित रह गया, उसने इनकार करना चाहा, लेकिन लियू सिमिंग ने उसे ऐसा करने का मौका नहीं दिया और कहा, ये किंगयुआन घास शेन परिवार की सहायक तारा प्रणाली में उगाई जाती है और इसे कहीं और नहीं उगाया जा सकता है। शेन परिवार से आपके संबंध के कारण हमें भविष्य में सहयोग के अवसर मिल सकते हैं। आप जानते हैं, इस बार हमारे अजूर स्काई रेल्म को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अनुसंधान संस्थान लगभग बर्बाद हो गया है और जल्द ही नए उत्पादों का पुनर्निर्माण और विकास करना मुश्किल है। हम अजूर स्काई रेल्म के संचालन का समर्थन करने के लिए केवल कुछ पुराने उत्पादों पर भरोसा कर सकते हैं। हाल ही में, मैं शेन्युआन पिल्स के लिए एक उत्पादन लाइन स्थापित करने के बारे में सोच रहा हूं, लेकिन अंदर एक प्रमुख घटक की आपूर्ति कम है। किंगयुआन घास। लिन शेन लियू सिमिंग के निहितार्थ को समझ गया। तुम सच में बुद्धिमान हो, तियान। अपने संपर्कों के साथ मुझे किंगयुआन घास सुरक्षित करने में मदद करो और मैं तुम्हें 3 स्तर पर पदोन्नत कर दूंगा, लियू सिमिंग ने घोषणा की। प्रभु, वास्तव में मेरा शेन परिवार के साथ ज्यादा संबंध नहीं है, लिन शेन ने आह भरते हुए कहा। लियू सिमिंग ने लिन शेन की बातें नहीं सुनी, उसके पास गए और उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, तियान, तुम एक चतुर व्यक्ति हो और मैं तुमसे यह बात नहीं छिपाऊंगा। मैं वास्तव में पहले से ही तुम्हें निशाना बना रहा था और शी यूकिंग को वास्तव में मैंने ही तुम पर नजर रखने के लिए भेजा था। क्या तुम जानते हो क्यों? लिन शेन ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से प्रभु के अपने विचार होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बहुत उत्कृष्ट हैं। लियू सिमिंग ने एक तस्वीर निकालते हुए लिन शेन के सामने रखते हुए कहा, क्या आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं? ऐसा लगता है कि मैंने उससे पहले भी किसी प्रतियोगिता में देखा है। लिन शेन ने ध्यान से देखा, ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी प्रतियोगिता में उसका प्रतिद्वंद्वी था जिसमें उसने भाग लिया था। यह आदमी वू जियाओमिंग है जो फांसी के खेल में बहुत प्रसिद्ध है। यह उसका सबसे कठिन दिव्य प्राणी प्रतियोगिता में भाग लेने का पहला मौका था जहां वह आपसे मिला और बाहर हो गया। क्या वू शियाओमिंग का आपसे कोई रिश्ता है, प्रभु? लिन शेन ने भावहीनता से पूछा। लियू सिमिंग ने उदासीनता से कहा, उसका मुझसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन दिव्य अधिकारी वो उसका चाचा है। ऐसा लगता है कि दिव्य अधिकारी वो मुझे निशाना बना रहा है। लिन शेन को अचानक एहसास हुआ। तो आपको समझना चाहिए, मैं भी असहाय था। हालांकि हम दोनों 9 सितारा दिव्य अधिकारी हैं, वो किंग वर्तमान में कार्यवाहक महान दिव्य अधिकारी है और मुझे उसके आदेशों का पालन करना होगा। लियू सिमिंग ने सारा दोष वू किंग पर डाल दिया। ऐसा लग रहा था कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। अब आप एक 3 सितारा दिव्य अधिकारी हैं। आपकी उम्र और अनुभव के लिए 3 सितारा दिव्य अधिकारी बनना पहले से ही काफी उल्लेखनीय है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर वो किंग वास्तव में अभिनय की टोपी उतार देता है और असली महान दिव्य अधिकारी बन जाता है, तो उसके लिए यह बहुत आसान हो जाएगा। यदि वह 3 सितारा दिव्य अधिकारी से निपटना चाहता है, तो वह आपको आसानी से कहीं भी भेज सकता है। लियू सिमिंग ने जोश से कहा, लेकिन अगर आप 7 सितारा दिव्य अधिकारी बन जाते हैं, भले ही वह एक महान दिव्य अधिकारी हो, तो आपको स्थानांतरित करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 7 सितारा दिव्य अधिकारी को स्थानांतरित करने के लिए 9 सितारा परिषद से चर्चा और अनुमोदन की आवश्यकता होती है और 9 सितारा दिव्य अधिकारियों में से आधे से अधिक को सहमत होना पड़ता है। मैं वर्तमान में एक निम्न दिव्य प्राणी हूँ। लिन शेन को स्पष्ट रूप से पता था, 7 सितारा दिव्य अधिकारी के रूप में पदोन्नत होने के लिए किसी को उच्च दिव्य प्राणी का पद प्राप्त करना आवश्यक है। आमतौर पर आपको 7 सितारा दिव्य अधिकारी के रूप में पदोन्नत होने में बहुत समय लगेगा। लेकिन अब यह अवसर है, यदि आप एज और स्काई रियल्म के लिए शेन्युआन पिल्स के उत्पादन का प्रबंधन कर सकते हैं, तो मैं दृढ़ता से आपको 6 सितारा दिव्य अधिकारी बनने की सलाह दूंगा। यही वह सीमा है जो मैं कर सकता हूं। फिर मैं आपको एक शोधकर्ता की उपाधि दिलाऊंगा, कुछ प्रयोगात्मक परियोजनाओं पर काम करने के लिए कुछ लोगों को ढूंढूंगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सभी परिणामों का श्रेय आपको दिया जाएगा। इन नींवों के साथ ये बहुत संभावना है कि 7 सितारा दिव्य अधिकारी बनने के लिए आपका आवेदन स्वीकृत हो जाएगा। लियू सिमिंग ने एक आकर्षक संभावना जताई। प्रभु, शेन परिवार के बारे में। लिन शेन को पता था कि 7 सितारा दिव्य अधिकारी बनने से अधिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी,
लेकिन यहाँ तक कि लियू सिमिंग भी बड़ी मात्रा में किंगयुआन घास को सुरक्षित नहीं कर सका। वो संभवतः इसका प्रबंधन कैसे कर सकता था? वह डैंग अडुओ नहीं है। यहाँ तक कि अगर वह डैंग अडुओ था और शेन परिवार में विवाहित था, तो ये संदिग्ध है कि शेन परिवार लियू सिमिंग को सिर्फ उसके लिए बड़ी मात्रा में किंगयुआन घास देगा। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, इस पर सोचो। जब तुमने फैसला कर लिया है तो मुझे अपना जवाब दो। तुम मेरे आदमी हो। अब जब मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ तो महान दिव्य अधिकारी वो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लियू सिमिंग बहुत धार्मिक दिखाई दिया। लिन शेन उसके शब्दों में छिपे अर्थ को समझ गया। अब लियू सिमिंग उसकी रक्षा कर सकती थी, लेकिन अगर वह लियू सिमिंग की मदद नहीं कर सकता तो वह अब अपना नहीं माना जाएगा और स्वाभाविक रूप से लियू सिमिंग अब उसकी रक्षा नहीं करेगी।